रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर लर्न टू लीड ग्रुप की तरफ से हाजिर हूँ। आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीम बिल्डिंग एंड टीम डेवलपमेंट। तो उसमें टीम डेवलपमेंट और टीम बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पर काम कर रही होती है और कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली टीम को इफेक्टिव वे में प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी कोशिश में हमें जो सक्सेसेस मिलती हैं, अच्छी जहाँ पर अच्छी कोशिश होती है वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यूजुअली। और हम आज देखते हैं कॉन्शियसली कि किस तरीके से हम टीम्स को इफेक्टिवली रन कर सकते हैं और ये ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो ये मैं आप प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी आज की प्रेजेंटेशन जो है वो है बिल्डिंग हाई परफॉर्मिंग सेल्स टीम्स। वैसे तो किसी किस्म की भी टीम्स होती हैं, लेकिन मेन फोकस चूंकि मेरी ज़्यादा प्रेजेंटेशन वो सेल्स फोकस होती हैं तो उससे रिलेटेड है, लेकिन किसी भी दूसरी जगह पर ये अप्लाई किया जा सकता है ये प्रोसेस। तो इसमें आप देखिएगा कि स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्डिंग हाई परफॉर्मिंग सेल्स टीम। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे टीम होती क्या है, टीम की डेफिनेशन क्या है। तो किस चीज को हम टीम कहते हैं? तो टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज टू वर्क टुगेदर इंटरडिपेंडेंटली एंड कोऑपरेटिवली to meet the needs of their customers by accomplishing a purpose and goal। तो जब पर्पस और गोल को हम सामने रखते हुए हम लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के वर्क पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसके इससे जो रिजल्ट्स अचीव होता है उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने की एक एफर्ट होती है, कोशिश, इसी को हम टीम कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ टीम्स, वैसे तो बहुत टाइप्स अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे बुक्स में। लेकिन यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टीम की अगर बात करेंगे इन सिंपल वे, लॉन्ग टर्म जो लंबे अरसे के लिए हम बनाते हैं, या समटाइम्स हमारी कोशिश होती है लाइफ लॉन्ग ये टीम रहे। तो किसी प्रोडक्ट के लिए या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए टीम्स बनती हैं, यूजुअली सेल्स टीम, या फिर अगर फंक्शनल टीम्स हैं तो वो मार्केटिंग, सेल्स या फाइनेंस दूसरी टीम्स होती हैं, तो उनको हम किस तरह चला सकते हैं। तो टाइप्स के साथ साथ टीम मेंबर्स को इफेक्टिव जब बनाया जाता है तो उसको कैसे उनके बिहेवियर्स अकाउंट्स लॉट। तो इफेक्टिव टीम बिहेवियर कौन कौन से होते हैं? ये टास्क बिहेवियर है, जिसमें टास्क बिहेवियर मीन के वो रेलेवेंट टू द टास्क इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक प्रोसेस इफेक्टिव होना चाहिए। तो मेंबर्स ऑफ द टीम सीकिंग एंड गिविंग फीडबैक एंड सिमिलरली सीकिंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन दूसरे लफ्जों में कह लें कि इफेक्टिव होनी चाहिए या होती है जिन लोगों के इफेक्टिव टीम मेंबर्स होते हैं। दूसरी चीज होती है रिलेशनशिप बिहेवियर। तो दैट एनकरेजेस, मोटिवेट एंड सपोर्ट अदर टीम मेंबर्स। तो हमारा बिहेवियर अगर अच्छा होगा, मोटिवेशनल होगा, तो हम दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे, खुद भी मोटिवेटेडली काम करेंगे। तीसरा चीज है डिसरप्टिव बिहेवियर, जो जो कि नेगेटिव बिहेवियर आप कह सकते हैं। तो ये भी इसको जेहन में रखना चाहिए, जो कि हमारे परफॉर्मेंस को हैम्पर करता है। अगर हम इसको ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर लेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा और सक्सेसफुल टीम रिजल्ट्स की सूरत में जाहिर होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट में जो लीडर बिहेवियर है, लीडर का रोल तो हमेशा रहता ही है। लीडर अच्छा अगर लीडर होगा तो वो टीम यूजुअली ज्यादा कामयाब होती है। तो यहाँ पर लीडर के साथ साथ टीम मेंबर्स के लिए भी ये चूंकि प्रोग्राम है तो वो इसको किस तरह डेवलप कर सकते हैं। अगर ये टीम लीडर यहाँ पर इसको इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन्हें अपने टीम मेंबर्स को इन खूबियों का बताना है। तो ये उनके बिहेवियर्स हैं दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड दैट शुड बी मॉडिफाइड इन अ पॉजिटिव वे टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो इसके लिए जैसे कि बात की गई इफेक्टिव फीडबैक जो है ना वो इम्पोर्टेंट बिहेवियर में आ जाता है। तो बिहेवियर जो है ना, फीडबैक जो है ना, वो इमीडिएट होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली किसी को दें या फिर कुछ टाइम के बाद अगली मीटिंग का इंतजार करें या किसी सेशन का इंतजार करें। तो फीडबैक फौरी तौर पर जितना जल्दी होगा और जितना डायरेक्ट होगा उतना इफेक्टिव होगा। और ये जो फीडबैक है ये परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी बेस्ड होना चाहिए, पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो ये उसके दैट मीन्स के इट शुड बी अटेनेबल। और कब फीडबैक देना चाहिए?
ये डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये आपको देना चाहिए फौरी तौर पर और डिस्क्रिप्टिव वे में, और स्पेसिफिक फीडबैक होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मीन के मतलब आप उसको वजाहत के साथ दें। एक अच्छा काम हो रहा है तो क्या अच्छा हो रहा है, और उसमें किसकी एफर्ट है अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें। और अगर कोई किसी चीज की जरूरत है कि इसको मॉडिफाई करना है, कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। तो specific and descriptive feedback is highly effective for a successful sales team. इसके साथ है कि कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। कैसे देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिव फीडबैक तो यूजुअली हम एक अप्रिशिएशन एक्नॉलेजमेंट करते हैं, तो ये उसमें शॉर्ट स्टेटमेंट्स भी काफी होती है, और जितनी हमें जरूरत है चलते चलते भी छोटा सा मतलब कमेंट्स दे, वेल डन, गुड, यूर प्रोसीडिंग वेल, तो ये भी काफी है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक के लिए हमें खास तौर पर हमें अपना अपना फोकस रखना चाहिए, और नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन के साथ फीडबैक देना चाहिए। इसको एक सैंडविच टेक्निक भी कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो उसमें ओवरऑल क्रिटिसाइज ज्यादा ना नजर आए, नेगेटिव को हम परफॉर्मेंस से रिलेटेड टास्क पर ही सिर्फ फोकस रखें, पर्सनैलिटी पर फोकस ना रखें। मतलब ये है कि ये नहीं कहना है कि तुमने ये कर दिया, सारा काम खराब हो गया, तुम तो हमेशा करते ही ऐसे हो। इस तरह की स्टेटमेंट से अवॉइड करना चाहिए। ये छोटे से टिप्स हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबऑर्डिनेट खास तौर पर अगर है तो उसको पहले सुने, फिर फीडबैक दें। नेगेटिव फीडबैक खासतौर पर फिर दोबारा उससे सुने, यानी कि उसे ये देखेंगे क्या वो कितना रेडी है अब उसको चेंज के लिए, क्योंकि असल मकसद क्या है, हमने आगे के लिए बेहतरी करनी है। तो बेनिफिट्स एंड रिस्क दोनों होते हैं फीडबैक के लिए। बेनिफिट्स जैसे कि आप बताते हैं, इट आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स की कम से कम आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। जब हम लिस्ट सुनेंगे, किसी को एनकरेज करेंगे कि बात करें और कम्युनिकेशन अपनी जारी रखेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। एंड आल्सो प्रोवाइड्स सिस्टम ऑफ रिकग्निशन, ये भी एक शॉर्ट सिस्टम ऑफ रिकग्निशन भी होता है कि हम साथ साथ रिकग्नाइज कर रहे हैं। एंड इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, और इसी रिकग्निशन के साथ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है अगर हम कंटिन्यूसली उसकी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ट्रस्ट। तो इट बिल्ड्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। यही क्रंच ऑफ द टीम बिल्डिंग, इसी को हम कहते हैं कि ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जहां तक बेनिफिट्स के साथ साथ रिस्क भी होते हैं। अब रिस्क किस किस्म के हैं, इसमें फीडबैक्स यूज एज पनिशमेंट भी समझी जा सकती है। दूसरा, खासतौर पर सबॉर्डिनेट को जब फीडबैक दी जाती है तो यूजुअली वो उसे क्रिटिसिज्म या पनिशमेंट, लो जी अगली दफा इसका मतलब मेरी इंक्रीमेंट तो गई, मेरी प्रमोशन तो अब नहीं होती। तो इस तरह का नेगेटिव फीडबैक में लोगों की नेगेटिव फीलिंग भी आ जाती है, खासतौर पर नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ इट कैन प्रोड्यूस अ डिफेंसिव बिहेवियर, साथ अपने एक्सक्यूजेस और एक्सप्लेनेशन देंगे, बजाय इसके कि फर्दर प्लान ऑफ एक्शन, पीछे की बातों को भूल जाएं। अब आगे की तरफ चलना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए, अब हमने प्रोसीड क्या करना है, जो मॉडिफिकेशन है वो हम किस तरह करें। अब जो कुछ हो गया उसको ठीक है, एक जरूर बताएं, फीडबैक दें, और उसके बाद फिर कैसे इंप्रूव करना है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें चीज, वही जैसे पॉजिटिव में बात की थी कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट डेवलप होती है, तो यहाँ पर इट कैन जनरेट मिसट्रस्ट एंड डिसरिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये फिर खतरनाक काम है। तो बेनिफिट्स एंड रिस्क दोनों होते हैं फीडबैक सिस्टम में, खासतौर पर टीम जहां पर होती है, तो वहां पर, तो यहाँ पर इसे अगर समराइज में करूं कि अब ट्रस्ट, जैसे जो कि आपने जैसे लास्ट स्लाइड में देखे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जाता है, इट डेवलप्स थ्रू इंटेग्रिटी, यानी हमारी सच्चाई और हमारे जो हम काम एक इफेक्टिव वे में ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, तो इसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं। तो इंटेग्रिटी अपनी भी हम डेवलप करें और शो करें लोगों को, और दूसरे की इंटेग्रिटी को भी मद्देनजर रखें, और कि वो कितने टेर, और उसको उसकी इंटेग्रिटी को डेवलप करें, बढ़ाएं। यानी उसको एनकरेज जब करेंगे मोटिवेशनल वे से, इंटेग्रिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। इसी तरह कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पर इसके फीडबैक की जरूरत है वो भी टाइमली फीडबैक देना चाहिए, और इम्प्रूव अपने कोलीग्स को, खासतौर पर सबॉर्डिनेट को करने की कोशिश हर वक्त रहनी चाहिए।
जो अच्छे कोलीग्स हैं उनके इवन उनको डेलीगेशन और उनको उनको यूटिलाइज किया जा सकता है दूसरों के डेवलपमेंट के लिए। तो कॉम्पिटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी है, लॉयल्टी है। लॉयल्टी और कंसिस्टेंटली जो वर्क किया जाए तो उसमें ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ ट्रस्ट भी डेवलप होता है और आगे सक्सेस ऑफ द टीम भी ये डेवलप होती है। एंड ओपननेस। तो ये सारे फैक्टर्स एक टीम मेंबर को और तमाम टीम को मोटिवेट करते हैं और ट्रस्ट डेवलपमेंट होती है इनके। तो जिसमें ट्रस्ट और डेवलप होती है तो मोटिवेशन आ जाती है। हमारे गोल अचीवमेंट की तरफ हर मेंबर उतना ही एंथ्यूज्ड हो जितना गोल इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसकी तरफ लेकर जाना है। तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। तो समटाइम्स मॉनिटरिंग, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स यूज करने पड़ते हैं। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मॉनिटरी बेनिफिट्स तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं हायरिंग के वक्त। तो यूजुअली बहुत अच्छे अच्छे हाई पेइंग जो कंपनीज हैं उसमें टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि आगे फिर दूसरे मोटिवेशनल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर हम इसको एक सिंपल डेफिनेशन में ले लें या एक फार्मूला बना लें तो इसको हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस इज ऑलवेज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन एंड एबिलिटी। अगर मोटिवेशन जीरो है तो एबिलिटी जितनी भी हाई होगी परफॉर्मेंस जीरो होगी। मतलब एक आदमी काम ही नहीं करना चाहता लेकिन उसमें जितना मर्जी हमने उसको अच्छा सैलरी दी हुई है कुछ वो काम नहीं करता तो परफॉर्मेंस जीरो होगी। इसी तरह अगर एबिलिटी जीरो है तो मोटिवेशन जितनी भी हाई होगी उस एबिलिटी का फायदा नहीं। तो दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो आप जैसे मैथमेटिक्स में अगर आप जीरो को किसी भी मल्टीप्लाई अगर 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही होगा। तो 1000 और यहाँ पर मोटिवेशन अगर जीरो है या 1000 है तो वो दोनों का रिजल्ट जीरो ही आएगा अगर एबिलिटी जीरो है। तो इट मीन्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब मोटिवेशन कैसे आएगी? मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटीज के गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट की तरफ आएगी। हमें मोटिवेशन अपने गोल से मिलती है। तो डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गोल्स इज इम्पोर्टेंट। तो गोल की तरफ फिर लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, उनके रिवार्ड्स और उनके रखने चाहिए सो दैट दे मूव टूवर्ड्स देयर गोल्स मोटिवेटिवली। अब टीम के जो 3 प्रोसेस होते हैं, ये एक कहावत है कि कमिंग टुगेदर इज बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो बिगनिंग, प्रोग्रेस एंड सक्सेस तीनों के अपने अपने स्टेजेस होती हैं और उसको उस पर किस तरह हमने काम करना है। खास तौर पर बिगनिंग एंड प्रोग्रेस सेशन जो वो लीड टुवर्ड्स सक्सेस। अब डेवलपिंग पीपल फॉर इफेक्टिव टीम बिल्डिंग। तो हर टीम मेंबर जो है ना उसको अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी होना चाहिए और हर मेंबर्स को रियलाइज कराना चाहिए कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द टीम। अगर उसका काम बीच में डिस्टर्ब होता है तो किस तरह चेन ऑफ वर्क्स विल हैम्पर और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी हमारी हैम्पर होगी। तो ये रियलाइजेशन एंड मोटिवेट द पीपल दैट दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेंबर्स। अब इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल सेल्स पीपल क्या होती है? तो ये यहाँ पर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दीज आर 10 यहाँ पर क्वालिटीज, जो जरूरी नहीं कि यही है बल्कि आप और भी अपने जहन में रखिएगा कि क्या कुछ किएगा तब और उसमें किन चीजों को आप मजीद डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, दे केयर द कस्टमर्स इंटरेस्ट। तो आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स की इंटरेस्ट को, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि उन्हें वो किस किस्म के लोग हैं, अब कस्टमर क्या चाहते हैं, तो उसके मुताबिक उनको डिफरेंट टूल्स और टाइम यूटिलाइजेशन के साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरत है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ सक्सेस इन ए टीम या किसी सेल्स टीम मेंबर के लिए, अपनी इंडिविजुअल सक्सेस के लिए कस्टमर इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। दे आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? नॉलेज और स्किल्स की एक्सपर्टीज से और उसके साथ साथ आपके नॉलेज ऑफ योर कस्टमर्स एंड हैंडलिंग ऑफ योर कस्टमर्स।
आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और ये दो चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे, दैट विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस एंड योर टीम कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली। नंबर 3, दे आर डिसिप्लिन। अपने फिजिकल लाइफ से लेकर अपनी ऑफिस लाइफ और अपने टीम मैनेजमेंट में वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड पीपल सक्सेस नहीं मिलती और वो अच्छे टीम मेंबर भी नहीं होते। दे आर हाईली कमिटेड। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, उन्हें पता होता है कि हमने अपना ये टारगेट अचीव करना है, अपना गोल अचीव करना है। तो जितने ज्यादा कमिटेड होंगे उतने सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। ईच मेंबर शुड बी कमिटेड टू अचीव देयर गोल्स। दे आर ओपन एंड फ्रैंक। यूजुअली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जरा खुशमिजाज किस्म के लोग होते हैं, ये ज्यादा कामयाब होते हैं। तो एक रीजनेबल हद तक दूसरों के साथ एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। उनके पर्सनल इश्यूज में भी इंटरेस्ट लेने चाहिए। पर्सनल जहाँ पर उनके कोई अचीवमेंट्स हैं उनको यकीनन उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे सेलिब्रेशंस जो है ना वो टीम मेंबर्स को मोटिवेट करती है। दे आर गुड लिसनर्स। लिसनिंग सिर्फ यही नहीं कि आप सुनते हैं, लेकिन दूसरे को रियलाइज भी कराते हैं अपने जेस्चर्स और पोस्चर्स कि आप दूसरा समझे भी कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं। इससे दूसरा भी कंफर्टेबली अपनी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से उसको ज्यादा इलेबोरेट करता है, अपने अपने कंसर्न्स को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने नीड्स को, अपनी वांट्स को। एंड नंबर 7, दे आर यूजुअली मल्टीटास्कर्स। अब मल्टीटास्कर्स दो किस्म के होते हैं। एक ये राइट साइड पर खातून है जो कि बहुत से काम इकट्ठे करें। दिस इज नॉट अ मल्टीटास्कर, इफेक्टिव मल्टीटास्कर। हो सकता है कि अच्छे काम ये ज्यादा तो कर ले, लेकिन ये रिस्की है। यहाँ पर अभी चाय गिरी और समझेगा लैपटॉप भी गया और बाकी कागजात जितना काम किया हो वो भी सारा खराब हो। तो बहुत कुछ होता है, ये नहीं कि इट कैन हैम्पर द क्वालिटी ऑफ वर्क। लेकिन जो मल्टीटास्कर का असल मीन है वो ये है टाइम मैनेजमेंट। आपने प्रायोरिटाइज करना है अपनी एक्टिविटीज को कि किस तरीके से आप एक्टिविटीज को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जिन चीजों की पहले जरूरत है उनको पहले करें, जिनकी बाद में जरूरत है उनको बाद में करें, जिनको छोड़ना है तो उनको छोड़ दें। तो इम्पोर्टेंस के मुताबिक इनको मैनेज करें चीजों को। एंड दे आर ऑनेस्ट। जैसे इंटेग्रिटी की बात की तो इंटेग्रिटी में एक ऑनेस्टी इसका मीनिंग लिया जाता है, लेकिन ऑनेस्टी अलग से भी इसको इसलिए लिया गया कि हमें ऑनेस्टली अपने प्रोसेस को इलेबोरेट करना चाहिए। कहीं कोई गलती हुई है तो दूसरे की हेल्प लें और रियलाइज करें। आप खुद भी दूसरों को बता दें कि ये हमने गलती है। इसी तरह दूसरे को इनकरेज करें कि अगर कोई गलती हो जाए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। गलती और जुर्म में फर्क होता है। जानबूझकर की गई है, किस तरह किया गया, इस हिसाब से उसको ट्रीट भी करना चाहिए। खास तौर पर सबऑर्डिनेट के मामलात में इसको जरा उनको एनकरेज करके लेकर जाना चाहिए, ताकि असल मकसद क्या है, आगे के प्रोसेस को हमने कंप्लीट करना है और इफेक्टिव करना है। और जो सक्सेसफुल सेल्स के लोग होते हैं या टीम मेंबर्स होते हैं वो यूजुअली फोकस्ड होते हैं, अपने वर्क पर उनका फोकस होते हैं। हर वक्त अपने अचीवमेंट की सोचते हैं कि भाई किस तरीके से किन एक्टिविटीज को हमने प्लान करें कि अपने रिजल्ट अचीव कर लें, और अगर अचीव करने जा रहे हैं तो उसको मेंटेन रखें। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है खास तौर पर लीडर्स के लिए, दे हैव अ ब्रॉड वर्ल्ड व्यू एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ कल्चरल और वर्ल्ड व्यू अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, जरूरी नहीं होता। इंडिविजुअल एक ही जगह के एक घर में रहने वाले लोग डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनके उनके जो उनकी खूबियां, खामियां और उनके बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई हमें करना चाहिए। उनके पर्सनालिटी स्टाइल को दूसरे लफ्जों में समझना चाहिए। अगर जो लोग दूसरों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी को समझ जाते हैं और अकॉर्डिंगली उनके साथ बिहेव करते हैं, तो वो ज्यादा कामयाब लोग होते हैं। चाहे वो दोस्त बनाने में, चाहे वो बिजनेस लेने में, चाहे वो सेल्स टीम परफॉर्मेंस में, और या इंडिविजुअल सेल्स परफॉर्मेंस में, तो ये लोग ज्यादा कामयाब होते हैं। अब ये 10 के 10 जो चीजें आपने कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज आपने देखी, तो आप यहाँ पर रुक जाइए, स्टॉप कीजिएगा थोड़ी देर के लिए, और इस वीडियो को स्टॉप करके आप ये अब सोचिए कि 2-3 वो क्वालिटीज जो आप चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करें, वो आपने लिखें। तो ये पिछले जो 10 बताई हैं उसके साथ साथ दूसरी क्वालिटीज भी आप टेक्निकल मिसाल के तौर पर
कोई टेक्निकल आपको सपोर्ट की जरूरत है तो वो भी आप लिखिएगा, और कैसे उनको बेहतर करना है। तो दीज मस्ट बी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर योर जॉब होनी चाहिए, और उसके साथ कंस्ट्रक्टिव फॉर टीम एंड मॉडिफाइबल, जिसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप, इन 2-3 क्वालिटीज को फोकस करें और आप उन्हें अपने अपनी चेंज लाएं, तो आप देखेंगे कितना ज्यादा आपकी टीम डेवलप होती है, और आपका पर्सनल परफॉर्मेंस एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीज्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसको जस्ट टू कंफर्म, बल्कि ज्यादा बेहतर होता है कि आप फीडबैक अपने कुलीग से लें, कम से कम 2 कुलीग से फीडबैक लेंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या आप में गलतियां होती हैं या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उन चीजों को आप इम्प्रूव करें। और उसमें ज्यादा बेहतर होता है अगर ये, जिस तरह पूरी टीम अगर ये इस ट्रेनिंग सेशन में इन्वॉल्व है, तो आपस में ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वहां पर उन्हें पता है कि यहाँ पर हम एक दूसरे की डेवलपमेंट, इवन बॉस और सबॉर्डिनेट भी फीडबैक दें एक दूसरे को। तो इसमें एक दूसरे की क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अच्छा, अब क्वालिटीज हमने देख ली, अपनी क्वालिटीज भी देखी, दूसरों की भी क्वालिटीज। इन क्वालिटीज को देखते हुए हम एक सिस्टमेटिक वे में हम दूसरों की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी स्टाइल्स होते हैं, ये आपको नेट पर भी हर जगह मिल जाएंगे। तो इसमें डिफरेंट वे से डिस्क्राइब किए होते हैं। तो 4 पर्सनैलिटी स्टाइल्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एंड देयर टॉकटिवनेस। जिस आदमी को भी, जिस पर्सन को भी आप इवेल्युएट करना चाहते हैं उसकी पर्सनैलिटी को, तो बेस्ड ऑन हिज रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस, कि वो कितना रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देता है और कितना वो टॉकेटिव है। तो इन बेसिस पर हम 4 पर्सनैलिटी स्टाइल इवेल्युएट करते हैं। तो आइए देखते हैं ये 4 पर्सनैलिटी स्टाइल। असर्टिव, या इसे ड्राइवर्स भी कहते हैं, एमिएबल, एक्सप्रेसिव एंड एनालिटिकल। तो ये 4 पर्सनैलिटी स्टाइल्स हैं। इनकी बेसिस पर हम अगर इन लोगों के साथ डील करें तो ज्यादा कामयाबी मिलती है। और किस तरह डील करेंगे वो भी आगे डिस्कस करेंगे। एक और व्यू इसका देखते हैं कि ये ड्राइवर जो होते हैं ये फैक्ट बेस्ड होते हैं और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इसी तरह एनालिटिकल, ये फैक्ट बेस्ड भी होते हैं, इसी तरह ड्राइवर की तरह, कि ये फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन इंट्रोवर्ट होते हैं। जब ऑन द अदर हैंड जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक्स्ट्रोवर्ट, टॉकेटिव ज्यादा होते हैं, ये टॉकेटिव नहीं होते, ज्यादा सुनने वाले होते हैं। तीसरा होता है एक्सप्रेसिव। ये अब इनके ये रिलेशनशिप को तो फोकस करते हैं, यानी ये सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं होते, ये रिलेशनशिप को भी फोकस करते हैं, अनलाइक ड्राइवर एंड एनालिटिकल। तो लेकिन उसके साथ साथ ये एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। तो ये ज्यादा बातूनी किस्म के लोग होते हैं, लेकिन ये लोगों का भी ख्याल रखते हैं, इमोशंस का दूसरों की ख्याल रखते हैं, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को ये इंपॉर्टेंस देते हैं। चौथा, एमिएबल। एमिएबल ये एक बज़ाहिर बहुत अच्छा हमें लगता है कि भी ये रिलेशनशिप को भी इंपॉर्टेंस देता है और इंट्रोवर्ट भी होता है, दूसरे की सुनता ज्यादा है। अब इन चारों किस्म के लोगों को किस तरह हैंडल, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, एक्चुअली बेस्ड ऑन उनकी एक पर्सनैलिटी स्टाइल्स है। तो अब हम इनको देखते हैं कि हम किस तरीके से इनके साथ हैंडल, बल्कि पहले देखते हैं कि इन स्टाइल्स को और जरा एक डिफरेंट एंगल से। तो अगर हम इसे देखेंगे, ड्राइवर्स है मिसाल के तौर पर, ये इनको इमोशंस का लोगों की ख्याल नहीं होता, ये दे कंट्रोल द इमोशंस ऑफ अदर्स। कभी हमें पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरे के रिलेशनशिप से नहीं इन्हें ताल्लुक होता, ये बस अपनी बात किए चले जाते हैं, ये अपनी बात करते हैं और मनवाते हैं। तो अच्छे या बुरे अलग बात है, लेकिन ये अच्छे ड्राइवर भी होते हैं, बुरे ड्राइवर भी होते हैं जिनका काम ही नेगेटिविटी होता है। तो हमें ये देखना कि किस तरीके से एक्चुअली इन लोगों से काम लेना है। इसी तरह एनालिटिकल होते हैं। एनालिटिकल अगेन ये पीपल ओरिएंटेड तो ये भी नहीं होते, इन्हें काम से फोकस, इनका काम ही फोकस होता है, लोगों की इमोशंस का इन्हें ये कंट्रोल करते हैं, और कोई इन्हें सरोकार नहीं होता। वो कहते हैं कि टास्क इज मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन ये टॉकेटिव नहीं होते। जबकि इधर आप देखें, ये टॉकेटिव है ड्राइवर, तो इस तरफ ये कम टॉकेटिव है, लोगों की सुनते हैं, यस
क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है, सुनते हैं या पूछते हैं लोगों से ज्यादा। अब इस तरह के लोगों को कैसे डील करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये समझने की टाइप्स हैं क्या। इसी तरह एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, ये बातूनी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये लोगों की इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते। ये एक्चुअली पीपल ओरिएंटेड भी होते हैं, लोगों का एहसास करते हैं, इनको एहसासात होते हैं। तो चौथा एमिएबल, ये बोलता भी कम है और ये लोगों की इमोशंस को भी फोकस करता है, यानी उनके एहसासात का एहसास करता है, ख्याल करता है, इंपॉर्टेंस देता है। तो ये 4 स्टाइल जब हम देख लेते हैं तो इनको कैसे हैंडल करें, तो ये अब अगर इसको डिस्क्राइब किया तो असर्टिव और ड्राइवर है। इसको देखिए कि एक खातून है जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्फिडेंटली और असर्टिव वे में समझा रही है। तो दे आर गोल ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटिव, डिसिसिव, इम्पेशेंट, कंट्रोलिंग, लाउड भी अक्सर होते हैं, मोर लाइकली टू स्पीक इन सेंटेंसेस या ऑर्डर्स की सूरत में इवन देन इन क्वेश्चंस। तो ये बताते हैं लोगों को, उनसे पूछते नहीं है। तो ये इनका स्टाइल है। अब ज़ाहिर है ये इनकी क्वालिटीज है, उनको कैसे हैंडल करना है वो आपको कुछ आइडिया हो भी गया होगा आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए कि यहाँ पर बड़ा कंपोज्ड वे में ये मौका नहीं देंगे आपको, आपने अपने टू द पॉइंट बात करनी है और एक जिसे कहते हैं प्रिपेयर्ड होकर आना है। दूसरे होते हैं एमिएबल। एमिएबल ये फ्रेंडली किस्म के लोग होते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं। दे आर पेशेंट, फ्रेंडली, ओपन टू चैलेंजेस, कॉम एंड इनफॉर्मल होते हैं। ऑफन गुड लिसनर्स भी होते हैं, हु आस्क मेनी क्वेश्चंस एंड सीक स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है जी। देन आर द एक्सप्रेसिव वन। एक्सप्रेसिव किस्म के लोग होते हैं जो कि बातूनी होते हैं, लेकिन ये लोगों का भी एहसास करते हैं। तो ये पीपल जो होते हैं दे आर पीपल प्लीजिंग, कन्विक्टेड, कलरफुल। कलरफुल मीन के मतलब ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पर ये बात कर सकते हैं और करते हैं और एक्सपर्टीज होती है इनकी। और परसुएसिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, लॉयल एंड एंथुजियास्टिक। इनमें अपनी क्वालिटीज होती हैं, कम बात ज्यादा करते हैं और लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखते हैं क्योंकि यूजुअली कॉम्पिटेंट होते हैं। दे आल्सो लाइक टू स्पीक इन सेंटेंसेस। ड्राइवर की तरह ये भी सेंटेंसेस में बात करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस। एंड सीक स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप, लेकिन ये रिलेशनशिप को नहीं खराब करते। ड्राइवर जो है ना वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, वो दूसरों का नहीं है, लेकिन ये दूसरों का भी एहसास करते हैं। देन आर द एनालिटिकल। एनालिटिकल कम गो और अपने पॉइंट टास्क फोकस होते हैं। तो दीज आर इम्पर्सनल। इन्हें पर्सनैलिटी से कोई गर्ज नहीं होता है कि कोई दोस्त है कौन है। ये अपने टास्क ओरिएंटेड होते हैं, उनका डेटा ओरिएंटेड होते हैं। तो फैक्ट ड्रिवन होते हैं, फॉर्मल होते हैं, सीरियस होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, पेशेंट होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं। और यूजुअली आस्क दे आस्क मेनी क्वेश्चन एंड नॉट सीक द पर्सनल सेल्स रिलेशनशिप। इनके कोई हमदर्दी है अपने वाकफियत ना वाकफियत या दोस्ती और उसमें नहीं इतना ज्यादा जाता है। अब ये आपने 4 स्टाइल्स देख लिए। 4 स्टाइल्स देखने के बाद आप आइडेंटिफाई अपने कोलीग्स को कीजिएगा कि 2 कोलीग्स को लेकर उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उसके बाद उनके साथ उनको देखिए कि हाउ दीज 2 कोलीग्स फाइंड देयर सोशल स्टाइल। तो वो क्या उससे एग्री करते हैं और उनसे डिस्कस करें कि दोनों की लर्निंग होगी। इसी तरह वो आपके स्टाइल को आइडेंटिफाई करें और आपने खुद भी अपना स्टाइल आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो डिबेट करें कि क्या चीजें आपने सही की है, क्या गलत की है। और असल चीज फिर होगी कि आप अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि वहां पर वो आपको फीडबैक नहीं देंगे कि मेरा स्टाइल क्या है। आपने खुद उनको आइडेंटिफाई करना है, गेस करना है और उसे लेकर चलना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बात करूंगा, स्टाइल अगर थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये कोई एक पॉइंट नहीं होता ये, बल्कि एक फ्लक्चुएट भी करते हैं थोड़े से स्टाइल आगे पीछे, और सिचुएशनल भी होते हैं स्टाइल। तो ये चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम हमेशा मतलब इसी स्टाइल को यूज करें और हमेशा कामयाब होंगे। तो इसमें आप बहुत हद तक आप 100% आप प्रोग्रेस बेहतर कर सकते हैं
लेकिन ये नहीं कह सकते आपने 100% आपने लोगों को आइडेंटिफाई करना सीख लिए। तो पीपल आर वेरी डिफिकल्ट टू जज देयर स्टाइल्स। असल चीज इंपॉर्टेंट आगे क्या, हाउ टू सेल टू ईच ऑफ दीज पर्सनैलिटी स्टाइल्स। अब ये जो पर्सनैलिटी स्टाइल्स है आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया इफेक्टिवली तो ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है। उसके बाद अब गाइडलाइंस होती है। अगर आपने जहां पर आइडेंटिफाई किया ना, तो आइडेंटिफिकेशन के दौरान ही आपको उनके पैरामीटर्स पर यू कैन जज कि किस तरह उनको ज्यादा बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है। तो अब उनको डील करने की ये तरीके बताए गए हैं आगे। तो नाउ कम टू, सबसे पहले ये असर्टिव, जैसे कि आपने देखा था असर्टिव लोग होते हैं जो कि टॉकेटिव ज्यादा होते हैं और ये पीपल ओरिएंटेड भी नहीं होते। इन्हें किसी अब सेल्स के लोग आए हैं, उनका ये नहीं एहसास होता कि ये कितनी गर्मी सर्दी कितने जना हार्डशिप्स फेस करके, इन्हें अपने काम पर फोकस होता है कि अगर हम उनको समझ आ जाती है तो वो आपकी बात से मुतमईन होंगे। इसी तरह टीम परफॉर्मेंस में भी यही होता है कि इन लोगों को इससे गर्ज नहीं है कि आपको इसकी जरूरत है। वो कहते हैं कि हम अगर टीम गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है तो टास्क रिलेटेड वो ज्यादा होते हैं और टॉकेटिव ज्यादा होते हैं। तो उनसे किस तरह बिहेव करना है, उनको किस तरह डील करना है। तो ऑलवेज बी प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल का मतलब है कि टू द पॉइंट, उन्हें कोई कहानी या स्टोरी नहीं सुनाने की जरूरत, उनके टू द पॉइंट अपने वर्क रिलेटेड जॉब बात करनी है और उसे अपने काम को प्रूव करना है। और अगर आप उनसे काम लेना चाहते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस को आपको प्रूव करना होगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है और ये आपने करना है। तो और दे शुड बी एंटायरली एक्यूरेट। तो इन लोगों के साथ डील करते वक्त हमें अपना प्रिपेयर होकर जाना होगा। ठीक है। देन आर एमिएबल, एमिएबल फ्रेंडली, बाहर आसान लोग होते हैं, इनको आसानी से मतलब कायल किया जा सकता है, लेकिन इनके लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो खुद भी एमिएबल होना चाहिए। तो उसके लिए मतलब ये है कि इन लोगों के साथ आपको क्या करना चाहिए, अपना विजन, नॉट अ प्रोडक्ट। टोटली प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इनको इतनी इंटरेस्ट नहीं होगी। इनको मिक्स ऑफ दी इंटरेस्ट क्रिएट करें, अपने रिलेशनशिप डेवलप करें। तो बिल्डिंग रेपो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सी टेल द स्टोरीज अबाउट अदर क्लाइंट्स। दूसरों के भी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनकी स्टोरीज बताएं कि किस तरह उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया और उन्हें क्या चीज अच्छी या बुरी चीज नजर आई, तो वो लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं। और इनके साथ जेंटली ट्रीट करना चाहिए। ये लोग जिस तरह डील आपके साथ करते हैं वो चाहते हैं कि हमारे साथ भी उसी तरह डील किया जाए, इसीलिए ये अच्छे लोग कहलाते हैं, आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जाहिर बात है सबके साथ ही ऐसे है, तो आपने एक लिमिटेड हद तक ये आपको जितना बताएंगे उतना शायद रिस्पॉन्स प्रैक्टिकली ना दें, लेकिन ये खुश इखलाक लोग होते हैं जिसे कहते हैं। तो आपको अगर मुश्किल पड़ेगी तो आपके लिए एक एडिशनल आपको सपोर्ट भी देगी ये। तीसरा होता है एक्सप्रेसिव किस्म के। एक्सप्रेसिव किस्म के लोग आप जानते हैं ये टॉकेटिव ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के दूसरों के एहसासात का भी ख्याल रखते हैं। तो इन लोगों का चीज ये होती है कि हमने हमारी जो बात है उसको प्रूव करो, लेकिन अगर आपने अपना कोई चीज भी बताई है या अपनी कोई कोई रिक्वेस्ट भी जिसे कहते हैं कि आप कहेंगे आपको किसी चीज की जरूरत है, तो वो भी उसका भी ख्याल रखेंगे। तो इन लोगों को आपने प्रोफेशनल वे में इसको स्टडीज प्रेजेंट करनी है, टाइम भी ये देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये ज्यादा खुद अपनी बात ज्यादा करेंगे। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप इनके साथ रखें, फ्रैंक ज्यादा नहीं होना चाहिए इन लोगों के साथ, और क्वालिटेटिव आपके पास डेटा और आपके पास प्रूफ्स, आपके पास चीजों की लॉजिक्स होनी चाहिए और टू द पॉइंट चीजें होनी चाहिए। तो ये लोग ज्यादा जल्दी ये चेंज हो जाते हैं। तो ये इस हिसाब से इनको चेंज करना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना, ये चूंकि टॉकेटिव होते हैं, तो इनको अगर ये आप इनकी बातों से इनकी नीड को आइडेंटिफाई करें या फिर इसको फिर क्वेश्चनिंग से किया जा सकता है। चौथा और लास्ट ये एनालिटिकल है। एनालिटिकल किस्म के लोग जैसे कि ये टॉकेटिव भी कम होते हैं और उसके साथ साथ ये
इम्पर्सनल भी होते हैं, यानी इनको दूसरों की इमोशंस का कोई एहसास नहीं होता, ये कम होता है या इसको इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देते। तो एनालिटिकल किस्म के लोगों को लिए हमने क्या करना चाहिए, इनको हम प्रोफेशनल वे में डाटा प्रेजेंट कर दें अपने तौर पर, और उसके बाद इंतजार करें और इनको खुद जज करने दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी पेशेंट, कि हमें इंतजार करना चाहिए। फौरी तौर पर हम एक्सपेक्ट करेंगे अभी ये जवाब दे, तो वो नहीं देंगे। इनके लिए आप बाकायदा टाइम ले लें कि आप डॉक्टर साहब खुद या अगर कोई कस्टमर है कि आप इसे चेक कीजिएगा, तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है इट विल वर्क फॉर योर क्लाइंट्स या फॉर योर इंडस्ट्री, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके साथ ये सर, अब आपने करना के एक्सरसाइज एंड रोल प्लेज है। अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं अपनी टीम में, जो कि जिनकी आगे ट्रेनिंग नहीं हुई या जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, अगर आप अपने टीम मेंबर्स के साथ जिन्होंने इस ट्रेनिंग में शामिल हैं, तो उसके उनके साथ आप रोल प्लेस कीजिएगा और अपने और उनकी एक्सपर्टीज को बेहतर कीजिए। वरना आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करें, तो अप्लाई करके खुद इवेल्युएट करें। तो ये दोनों तरीके कामयाब है और दोनों तरीके से सक्सेस आती है। तो नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड प्लान रियल सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन में आप प्लान करें। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट या परसुएड उसे करें अपने प्लान को, और फिर या तो खुद इवेल्युएट करें या दूसरों से फीडबैक लें कि मैंने किस तरह किया और मैंने कहाँ गलतियां की, किस तरह किया। तो ये टीम बिल्डिंग, खास तौर पर लोगों को अंडरस्टैंड करना और उनको एक अच्छे तरीके से आगे चलाना, ये बहुत बड़ा फन है। तो यही हमारी सक्सेस है। तो इसी से सक्सेस आती है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।